नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो से मैंने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है जो है PYQ सीरीज। इस सीरीज में मैं RRB NTPC 2022 का PYQ करवाऊंगा शिफ्ट वाइज। इसमें आपको पता चलेगा कि RRB किस टाइप के क्वेश्चन को पूछती है और उसका पैटर्न क्या है, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम इस PYQ सीरीज को स्टार्ट करते हैं। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका इकाई का उपयोग किया जाता है मोल का। पदार्थ की मात्रा को नापने के लिए मोल का उपयोग किया जाता है। आपके पास जो मूल मात्रक है वो 7 है, ठीक है, और पूरक मात्रक 2 है। मोल निकालना होता है कि मोल कैसे निकालेंगे, तो एक मोल का फॉर्मूला होता है 1/12 गुने कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान। कार्बन का जो एक परमाणु है उसके द्रव्यमान को हम 1/12 से गुना कर लेते हैं तो 1 मोल के बराबर होता है। अगर किसी में मोल की संख्या निकालना है तो वो निकालेंगे हम दिया गया द्रव्यमान बार बटा में आणविक द्रव्यमान। जैसे हमसे मान पूछ लिया जाए CH4 में हमको कितना मोल निकालना है, जैसे बोले 44 ग्राम CH4 है, इसमें हमको कितना मोल होगा। तो ये आपका हो गया दिया गया द्रव्यमान और इसका हम आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे। जैसे कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 गुना 4, तो कितना हो गया ये 16। तो हम दिया गया द्रव्यमान में 44 को 16 से भाग कर लेंगे, जो आएगा वो मैं क्या बता देगा मोल का संख्या। एवोगाड्रो संख्या जो है वो होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23। सॉरी, ये होगा आपका 10 के पावर 23 अणु या परमाणु की संख्या। अगर किसी यौगिक में अणु का संख्या निकालना है हमको तो मोलों की संख्या में एवोगाड्रो की संख्या से गुना कर लेते हैं। चलिए कुछ हम राशि है उसका इकाई देख लेते हैं। जैसे प्रदीप्ति घनत्व, इसका इकाई होता है लक्स। चुंबकीय प्रेरण टेस्ला, कार्य ऊर्जा और ऊष्मा इन तीनों का मात्रक होता है जूल। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक होता है हेनरी और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स आपका इंपॉर्टेंट है, प्रतिदीप्ति घनत्व इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन दोनों का आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? कौन सा DRDO द्वारा स्थापित मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम? यह है आपका पिनाका। सेकेंड का सी। ये जो पिनाका जो रॉकेट है आपका प्रक्षेपक को ये ARDE पुणे में स्थापित निर्मित किया गया है। कहाँ निर्मित किया गया है? पुणे में निर्मित किया गया है। पिनाका के द्वारा 40 सेकेंड में 100 किलोग्राम के 12 रॉकेट प्रक्षेपित किए जा सकते हैं। ये धनुष जो है आपका जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। धनुष जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है और इसकी मारक क्षमता जो कितनी है 150 किलोमीटर है। त्रिशूल जो है कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला। त्रिशूल कैसा है? जमीन से हवा। और धनुष कैसा है? जमीन से जमीन। और पृथ्वी भी है वो जमीन से जमीन पर मार करने वाला है। ये बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। ये कैसा प्रक्षेपास्त्र है? बैलिस्टिक है, जमीन से जमीन पर मार करने वाला। इसका रेंज जो है वो 150 से लेकर 450 किलोमीटर तक है। धनु जमीन से जमीन पर, त्रिशूल जमीन से हवा में और पृथ्वी भी जमीन से जमीन पर, लेकिन यह बैलिस्टिक मिसाइल है। उबंटू क्या है? उबंटू आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये उबंटू जो है मेनली वो प्रोग्रामर लोग यूज में लाते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए, इसलिए क्योंकि इसमें वायरस का खतरा नहीं होता है। उबंटू जो है टोटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंडेंट है। ये हमारा विंडोज के जैसा ग्राफिक्स बेस्ड नहीं है। जैसे अगर हमको माई कंप्यूटर खोलना है तो विंडोज में बस माई कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे और ये खुल जाएगा। लेकिन अगर उबंटू में माई कंप्यूटर खोलना है हमको तो इसके लिए हमको MS-DOS पे उबंटू का जो कंट्रोलर है उस पर हमको एक कमांड लिखना पड़ेगा, तब जाकर वो ओपन होता है। इसलिए उबंटू जो है ये वायरस फ्री होता है, इसमें वायरस नहीं लगते हैं, इसलिए उबंटू को प्रोग्रामर लोग यूज करते हैं, ठीक है।
कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम वो देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट जो है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है MS DOS, एप्पल का है मैक, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का है विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज 2000, विंडोज MI, विंडोज XP, विंडोज विस्टा, विंडोज 7 और विंडोज 10 जो करेंटली अभी चल रहा है। और उबंटू जो है इस लेवल का, इस कंपनी का है यूनिक्स, लाइनेक्स और जेनिक्स। ये तीनों जो है ये कमांड प्रॉम्प्ट से चलने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें वायरस नहीं लगता है। चलिए कुछ देखते हैं कुछ टेक्नोलॉजी के आविष्कारक कौन थे। TCP का जो आविष्कार थे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के, वो थे विंटन शॉर्ट और रॉबर्ट कैन। इथरनेट का विकास जो था वो के थे बॉब मेटकाल्फ। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का विकास किए थे टिम बर्नर ली, और ऑर्कुट का विकास किए थे ऑर्कुट बॉयकेटन। कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का पूर्ण रूप क्या है? तो ये आपका URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और देखते हैं कुछ का पूर्ण रूप, जैसे CAD, इसका होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये ग्राफिक्स बनाने के काम आता है। DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपके डाटा को स्टोर करने का काम आता है। CPMS कैरेक्टर पर सेकेंड, ये प्रिंटर का स्पीड बताता है। XHTML एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और HTML जो होता है ये होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और X लगा देगा तो एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। TCP जो होता है वो इंटरनेट के लिए होता है, जिसको बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध दिखाता है? तो सहजीवी संबंध जो आपका है वो दिखाता है काई। काई को ही हम लोग बोलते हैं लाइकेन। काई को क्या बोलते हैं? लाइकेन। काई जो होता है जिसको लाइकेन बोलते हैं, कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध दिखाता है। किसके बीच? कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध दिखाता है। SO2 और CO के प्रति लाइकेन बहुत अधिक संवेदी होते हैं। SO2 गैस जो है और CO गैस कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति बहुत ही संवेदनशील होते हैं। इनके द्वारा वायु प्रदूषण का पता चलता है। किसके द्वारा? लाइकेन के द्वारा वायु प्रदूषण का पता चलता है। लाइकेन जो होता है वायु प्रदूषण वाले जगह पे उपजते ही नहीं है, इसलिए पता चलता है वहां पर वायु प्रदूषण है। नदियों तालाबों में पाए जाने जलीय हरे पौधे को शैवाल कहते हैं। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल जो होता है स्वपोषी होता है। शैवाल जो होता है स्वपोषी होता है, अपना खाना खुद बनाता है। कवक परजीवी और अपघटक दोनों है। कवक परजीवी कहने का मतलब है कि उसका खाना वो दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है अपने खाने के लिए। अपघटक मतलब क्या होता है कि सड़े गए पदार्थ को खत्म करने का काम कौन करता है? तो कवक करता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो आपका विषाणु से रोग होने वाला है वो चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जी, जिसको हम बोलते हैं क्या? माता माई। इधर बोलचाल में बोला जाता है माता माई, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? वायरस से होने वाला रोग है। चिकन पॉक्स जो है वो वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है। किससे होता है? वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। टाइफाइड जो होता है वो जीवाणु से होता है, और इसका नाम किस जीवाणु से होता है? साल्मोनेला टाइफी। टीबी ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। ट्यूबरकुलोसिस भी है वो जीवाणु जनित रोग है, और ये जीवाणु जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होता है। टीबी जो होता है वो फेफड़े को प्रभावित करता है। ट्यूबरकुलोसिस को तपेदिक भी कहते हैं। टीबी को तपेदिक भी कहते हैं। और कोलेरा विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होने वाला रोग है। कॉलेरा जो है किससे होता है? विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होने वाला रोग है। चलिए देखते हैं किस बीमारी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। सीक टेस्ट जो है वो डिप्थीरिया के लिए किया जाता है। विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए। वेसन स्टेन टेस्ट प्लेग के लिए। लेप्रोमिन टेस्ट कुष्ठ रोग के लिए। और अमेस टेस्ट जो है वो कैंसर के लिए। रोजवालर टेस्ट जो है वो गठिया बुखार के लिए।
तो ये टेस्ट वाला जो इम्पोर्टेंट है। तो ये 6 टेस्ट है आपका। सीक टेस्ट डिप्थीरिया के लिए, विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए, वेसन स्टेन टेस्ट प्लेग के लिए, लेप्रोमिन टेस्ट कुष्ठ रोग के लिए, अमेज टेस्ट कैंसर के लिए, और रोज वाला टेस्ट जो होता है वो गठिया बुखार के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है? तो ध्वनि नहीं जा सकता आपका किसके माध्यम में से? निर्वात से। निर्वात से ध्वनि नहीं जा सकता है क्योंकि ध्वनि को गुजरने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता है, इसलिए निर्वात से ध्वनि नहीं जा सकती है। ठीक है। ध्वनि कैसा तरंग है? एक अनुदैर्ध्य तरंग है, यही पूछा जाता है। ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है और अनुदैर्ध्य तरंग को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए ध्वनि को भी गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग जो है 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाता। सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर शब्द जो है आपका वो संबंधित है रेशम की खेती से। सेरीकल्चर शब्द जो है वो आपका संबंधित है रेशम की खेती से। रेशम प्रोटीन का बना होता है। रेशम के कीड़े को शहतूत के पत्ते पर पाला जाता है। रेशम कीड़े को शहतूत के पत्ते पर पाला जाता है। विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं, वो देखते हैं कि किस शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है। जैसे एपीकल्चर मधुमक्खी पालन कार्य तथा इससे शहद उत्पादन। हाइड्रोपोनिक्स में मृदा रहित कृषि का अध्ययन। मृदा रहित कृषि का अध्ययन हाइड्रोपोनिक्स में। पीसी कल्चर मछली पालन का विज्ञान। विटीकल्चर अंगूर की खेती का विज्ञान। वर्मी कल्चर केचुआ पालन का विज्ञान और पेडोलॉजी मृदा का विज्ञान तथा मृदा के प्रकार का विज्ञान है। यदि किसी पृथ्वी का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 केजी है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान जो होगा वो भी 60 केजी होगा। अगर हमसे भार पूछा जाता है तो भार जो होता है वो आपका 10 केजी होता है। कैसे? तो भार का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है। तो भार इसका द्रव्यमान कितना है 60 और चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/10 होता है। कितना होता है? 1/10 होता है। तो त्वरण की जगह रखें कितना? 1/10 कैंसिल आउट हो जाएगा 6, यानी कि 6 केजी। कितना आ जाएगा? 6 केजी। तो अगर हमसे भार पूछता तो भार आता 6 केजी। द्रव्यमान पूछा है, द्रव्यमान पे कोई चीज नहीं पड़ेगा, आप कहीं भी लेके जाइए तो इसका भार जो होगा कितना होगा? 60 केजी। स्थान बदलने से भार नहीं बदलता है, यह हमेशा निश्चित रहता है। स्थान बदलने से भार नहीं बदलता है, सॉरी, स्थान बदलने से द्रव्यमान नहीं बदलता है, यह हमेशा निश्चित रहता है। स्थान बदलने से कौन बदलता है? भार बदलता है और भार का फॉर्मूला द्रव्यमान गुने क्या? गुरुत्वीय त्वरण। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो कंप्यूटर के सीपीयू को उसका मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम रीड ओनली मेमोरी, और रैम का फॉर्मूला होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो मस्तिष्क जो है वो कहा जाता है सीपीयू को। सीपीयू का फुल फॉर्म देखिए लिखा हुआ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू जो होता है उसके 2 भाग होते हैं, 2 चीज से मिलकर बना होता है। किसका? एएलयू और एलयू। एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और एलयू का मतलब होता है लॉजिकल यूनिट। रॉम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। मॉनिटर जो आपका है वो एक आउटपुट डिवाइस है, और ईप्रोम जो है वो है आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो 10 क्वेश्चन देखने से आपको लग रहा है कि इसमें हमको फुल फॉर्म याद करने का बहुत ज्यादा जरूरत है। फुल फॉर्म से क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स का सदस्य नहीं है? इनमें कौन सा राज्य है जो वो 7 सिस्टर्स के अंदर नहीं आते हैं? तो ये आपका है सिक्किम। सिक्किम जो है 7 सिस्टर्स के अंदर नहीं आता है। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा को 7 सिस्टर्स कहा जाता है। सिक्किम को पर्यटकों का स्वर्ग भी माना जाता है। सिक्किम बड़ी इलायची का भारत में सबसे अधिक उत्पादन करता है। सिक्किम को फल उद्यानों का शहर भी कहा जाता है। तो सिक्किम को पर्यटकों का स्वर्ग और फल उद्यानों का शहर कहा जाता है।
36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। तो सिक्किम 22वां राज्य कब बना था? तो 36वां संविधान संशोधन द्वारा 1975 में बना था। ये देखिए मैप पे थ्रू आप देख सकते हैं। एक सेकंड जैसा इसको रब कर दिया जाए। चलिए देखिए, तो आपको देखिए 7 सिस्टर्स में कौन कौन आ रहा है। इधर सिक्किम आप देखिए यहाँ पे है। इस सिक्किम को छोड़ करके बाकी इधर जो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ये मेघालय, इतने जो है आपके 7 सिस्टर्स के अंदर आते हैं। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो ये आपका किए थे गुरु गोविंद सिंह जी ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे और इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना 1699 में बैसाखी के दिन में की थी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह जी ने ही की थी। पाहुल प्रणाली की शुरुआत, सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को, जो सिखों के प्रथम गुरु थे, उनको जाता है। तो सिख संप्रदाय की स्थापना कौन किए थे? गुरु नानक किए थे, सिखों के प्रथम गुरु थे। और गुरुमुखी लिपि का आरंभ जो है वो गुरु अंगद देव ने किया था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद देव ने किया था। और गुरु अर्जुन जो सिखों के 5वें गुरु थे, इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। तो सारा इंपॉर्टेंट है। आदि ग्रंथ की रचना कौन किए थे? अर्जुन देव, सिखों के 5वें गुरु। और गुरुमुखी लिपि का आरंभ किए थे गुरु अंगद देव। और सिख संप्रदाय की स्थापना किए थे गुरु नानक, सिखों के प्रथम गुरु। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किए थे गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह जो थे वो खालसा पंथ की भी शुरुआत की। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है? तो सबरीमाला मंदिर जो है आपका वो केरल राज्य में स्थित है। यह मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। इस मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध था, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा हटा दिया गया। तो किस मंदिर पर महिलाओं द्वारा प्रतिबंध था? तो वो था सबरीमाला मंदिर, केरल में। सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा में स्थित है। इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा भारत के विश्व विरासत स्थल की सूची में 1984 में शामिल किया गया। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वो माउंट आबू में स्थित है। और विष्णुपद मंदिर का है गया में स्थित है। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में, विष्णुपद गया में, दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में और सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो दिल्ली में स्थित नहीं है कौन सा आपका? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा जो है आपका वो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। तो किसने करवाया था? अकबर ने। अकबर का मकबरा जो है वो सिकंदरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अलाई दरवाजा, इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा, हौज खास, लाल किला, सफदरजंग का मकबरा और जामा मस्जिद, ये सारे जो ऐतिहासिक कृतियां हैं वो आपका दिल्ली में स्थित है। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? दांडी जो है आपका है गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। 12 मार्च 1930 को, कब? 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 384 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किए थे। तो पहला क्वेश्चन है कब किए थे? 12 मार्च 1930 को। कितने समर्थक के साथ? 78 समर्थक के साथ। और कितने किलोमीटर दूर की यात्रा तय किए थे? 384 किलोमीटर यात्रा दौड़ किए थे। 24 दिन चलने के बाद उनका यात्रा 5 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ और वो दांडी गांव पहुंच चुके थे। कब पहुंचे थे? 5 अप्रैल 1930 को। तो 6 अप्रैल कितने दिन चलने के बाद? 24 दिन चलने के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में मुट्ठी भर नमक उठाकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने
इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस की ओर जाने वाले मार्च तथा राजनीतिक सत्ता प्राप्ति हेतु मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। तो किसने दांडी मार्च की तुलना जो थी वो नेपोलियन से की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेपोलियन कहां से कहां तक गया था? एल्वा से पेरिस तक की यात्रा किया था, और मुसोलिनी जो था वो रोम मार्च किया था। तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व सी राजगोपालाचारी ने किया था तथा इन्होंने तंजौर के समुद्र तट पर त्रिचिन्नापल्ली से वेदारण्य का यात्रा किया था। तो तमिलनाडु में कौन किए थे? सी राजगोपालाचारी। और ये कहां से कहां तक किए थे? तो ये किए थे आपका तंजौर के समुद्र तट त्रिचिन्नापल्ली से लेकर वेदारण्यम तक। मालाबार में बायकोम सत्याग्रह के नेता के केलपन ने, किसने? के केलपन ने कालीकट से पेन्नौर तक की यात्रा की थी। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? ये कहा था आपके बाल गंगाधर तिलक ने। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, यह किसने कहा था? भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, यह कहा था भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये कहते सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज आराम हराम है, ये कहते जवाहरलाल नेहरू। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह कहा था राम प्रसाद बिस्मिल ने। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कहा था आपका इकबाल ने। किसने? इकबाल ने। 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया है? किस बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किया गया है? तो ये किया गया है आपके विजया बैंक को और देना बैंक को, ऑप्शन सी को। भारत में केंद्रीय आलू संस्थान कहां पर स्थित है? तो केंद्रीय आलू संस्थान जो है आपका वो है शिमला में स्थित है। कुछ केंद्रीय अनुसंधान है, कहां स्थित है वो देख लेते हैं। तो औषधि अनुसंधान जो है वो लखनऊ में स्थित है। चमड़ा अनुसंधान चेन्नई में। भारतीय सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में। और इंडियन लाख रिसर्च वो है रांची में। ठीक है। औषधि अनुसंधान कहां पे? लखनऊ में। चमड़ा अनुसंधान चेन्नई में। भारतीय सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में। और इंडियन लाख रिसर्च जो है वो आपका कहां पे? रांची में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो बिम्स्टेक का अपना सदस्य जो है वो कौन सा नहीं है? मालदीव नहीं है। ठीक है। बिम्स्टेक के सदस्य देश जो है वो कौन कौन से हैं? भारत, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म जो है वो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये भी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक एंड ऑपरेशन। आप फुल फॉर्म को हमेशा याद रखा कीजिए, आप देख रहे हैं कि फुल फॉर्म कितना पूछा जा रहा है। ठीक है। अच्छा, इस देश के कौन कौन से सदस्य हैं उसकी कुछ ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, वो देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है आपका? शॉर्ट ट्रिक है आपका MBBS इन थाईलैंड। क्या है? MBBS इन थाईलैंड। M से म्यांमार, B से बांग्लादेश, B से भूटान, S से श्रीलंका, I से इंडिया, N से नेपाल और थाईलैंड से थाईलैंड। तो यहाँ पर याद कर सकते हैं बिम्स्टेक के जो सदस्य हैं उसके शॉर्ट ट्रिक है MBBS इन थाईलैंड। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं आपके आत्माराम पांडुरंग। कौन है? आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना जो थी 1867 में हुई थी। कब हुई थी? 1867 में। और कौन किए थे? तो केशव चंद्र के सहयोग से MG रानाडे, आत्माराम पांडुरंग और देवनाथ ठाकुर ने किया था। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आत्मीय सभा के संस्थापक राजाराम मोहन राय थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजाराम मोहन राय। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले। और हिंदू महासमाज के संस्थापक जो थे वो मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है।
इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश जो है वो स्थल रुद्ध है। स्थल रुद्ध क्या होता है कि उसके आसपास या उसकी सीमा से सटे हुए कोई भी समुद्र तट नहीं है। जैसे इंडिया में बात करें तो बिहार जो आपका है वो क्या है, स्थल रुद्ध देश है, इसके सटे हुए कोई भी समुद्र तट नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह दक्षिण अमेरिका के कौन से देश जो है वो स्थल रुद्ध है, तो ये आपका है पराग्वे और बोलीविया। बोलीविया जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश जो है वो उरुग्वे है। कहने का मतलब है कि उरुग्वे में सबसे ज्यादा नगर है, यहाँ पे गांव की संख्या कम है। दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला केंडोर पक्षी जो है संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। कहाँ पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल पेंटागोनिया अर्जेंटीना में स्थित है। तो दक्षिण अमेरिका में कौन सा मरुस्थल है, पेंटागोनिया है, जो दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में स्थित है। पेंटागोनिया जो कैसा मरुस्थल है, तो वो उष्ण मरुस्थल है। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है, तो ये आपका है गुजरात। गुजरात भूमि की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है। भारत में गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है, जिसकी कुल लंबाई 1214.7 किलोमीटर है। और भारत की सबसे छोटी तट रेखा जो है वो गोवा की है, ये है मात्र 160.5 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। प्रायद्वीपीय भारत किस पोर्शन जो नीचे वाला है, साउथ वाला जो पोर्शन, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। इसमें सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है, जिसका कुल लंबाई है 973.7 किलोमीटर। भारत के 9 राज्य जो हैं वो आपके तट रेखा से सटे हुए हैं। ये 9 राज्य जो हैं वो आपके हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल और पश्चिम बंगाल। इन 9 राज्य को हम मैप की सहायता से भी देखेंगे। तो भारत में कुल स्थल सीमा की लंबाई जो है वो है आपका 15,106.7 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब है आपका जो ये मैप होता है, ठीक है, इस मैप का ये जो तटीय लंबाई है, जो किनारे किनारे जो अगर लंबाई हम देखें तो इस लंबाई का जो किलोमीटर है वो कितना है, 15,106.7 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटीय लंबाई जो है वो है 6100 किलोमीटर और द्वीपों को शामिल करते हुए तटीय भाग की लंबाई जो है वो कितना है, 7516.6 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक ये जो तट रेखा है इसका कुल लंबाई है 6100 किलोमीटर। लेकिन द्वीप को भी शामिल कर ले, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, मालदीव को हम शामिल कर ले तो इसका कुल तटीय हो जाता है 7516.6 किलोमीटर। तो तट से सटे हुए 9 राज्य कौन कौन से, चलिए उनको मैप की सहायता से देखते हैं। ये आपका है पहला गुजरात, एक सेकेंड जरा होल्ड कीजिए, पेन चेंज कर लेते हैं। ये आपका है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इतने राज्य जो हैं आपके वो तट रेखा से सटे हुए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, तो ये आपका जोड़ता है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। नाथुला दर्रा जो है वो आपका नाथुला दर्रा सिक्किम से चुंबी घाटी को जोड़ता है। बारालाचा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र को लद्दाख के लेह से जोड़ता है। बारालाचा किसको जोड़ता है, लाहौल से लेह को जोड़ता है। तुजू दर्रा जो है भारत और म्यांमार को जोड़ता है। और सिपकिल्ला दर्रा जो है वो शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। किसको, शिमला से तिब्बत को सिपकिल्ला दर्रा। तुजू दर्रा भारत और म्यांमार को, बारालाचा दर्रा लाहौल क्षेत्र से लेह को और नाथुला दर्रा सिक्किम से चुंबी घाटी को जोड़ता है। महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है, यानी
महारत्न कंपनी जो है उसमें कौन सा कंपनी शामिल है? तो ये आपका शामिल है कोल इंडिया लिमिटेड। महारत्न कंपनी में 10 कंपनियां हैं। भारत की 10 कंपनियां ऐसी कंपनी है जिनको हम महारत्न कहते हैं। वो कंपनियां कौन कौन सी हैं, चलिए उनको देखते हैं। पहला है आपका एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। दूसरा है, दूसरा यहां से देखते हैं ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। तीसरा है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सीआईएल जो यहाँ ऑप्शन डी में था, कोल इंडिया लिमिटेड। बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। एचपीसीएल, हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पीजीसीएल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये आपकी 10 कंपनियां हैं जिनको महारत्न का दर्जा दिया गया है। भारत के किन 2 शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी? तो इसका आंसर है नई दिल्ली से वाराणसी जंक्शन तक जो था पहला सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस चला था। प्रधानमंत्री ने 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुभारंभ किया था। ट्रेन 18 के नाम से भी मशहूर भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन को वंदे भारत एक्सप्रेस कहा जाता है। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है उसका दूसरा नाम जो है वो है ट्रेन 18। चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? कौन सी शैली? पटचित्र शैली। तो पटचित्र शैली जो है वो आपका है उड़ीसा राज्य का। पटचित्र शैली जो है वो हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया जाता है। ठीक है, ये जो शैली है पटचित्र शैली, इसमें किसको दिखाया जाता है? हिंदू देवी देवताओं को दिखाया जाता है। तो कुछ लोक कला है किस राज्य से संबंधित है इसको देख लेते हैं। महाराष्ट्र जो है वहां रंगोली, राजस्थान मांडा, उत्तर प्रदेश चौक पूर्णा, बिहार मधुबनी पेंटिंग, मध्य प्रदेश मांच, असम ओजापाली और आंध्र प्रदेश का बुर्रा कथा। तो ये आपके कुछ लोक कला है और जिससे संबंधित राज्य है। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो ये थे आपके डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। ये थे आपके कौन? श्री नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो सबसे युवा राष्ट्रपति थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो एक बार चुनाव में हार गए थे और फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। तो निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भी कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, और लगातार कितनी बार निर्वाचित हुए थे? 2 बार। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के और राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? मोरारजी देसाई। और सबसे कम उम्र में बनने वाले कौन थे? तो राजीव गांधी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहां है? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर जो है वो आपका है द हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग में 1945 में हुई थी। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश कितने होते हैं? 15 होते हैं और इनकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। न्यायालय की सरकारी भाषाएं जो है वो फ्रेंच और अंग्रेजी है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है, पेरिस फ्रांस में। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जो है वो जेनेवा में स्थित है।
गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? गोबी मरुस्थल जो है आपका वो एशिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? एशिया में। कालाहारी मरुस्थल आपका अफ्रीका में स्थित है, अफ्रीका के बोत्सवाना में। टकला मकान जो है वो आपका चीन में स्थित है, चीन के सिक्यांग में। अटाकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी चिली में स्थित है और सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। यह विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल जो है वो विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल स्थित है। तो गोबी कहाँ है आपका? गोबी जो है आपका वो एशिया में स्थित है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक आपके हैं कल्हड़। राजतरंगिणी के कल्हड़। कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत के लेखक है आपके कालिदास। गीत गोविंद और रति मंजरी के लेखक हैं जयदेव। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद बरदाई। मृच्छकटिकम के लेखक हैं शूद्रक। बुद्ध चरितम के लेखक हैं अश्वघोष। साहित्य लहरी और सूर सागर के लेखक है आपके सूरदास। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था? तो पानीपत का युद्ध जो दूसरा युद्ध जो है वो अकबर और हेमू के बीच हुआ था और ये हुआ था आपका 1556 में। पानीपत में टोटल जो था 3 युद्ध हुआ था। ठीक है, 3 युद्ध कौन कौन से हुआ था, किसके बीच हुआ था, चलिए देखते हैं। पानीपत का पहला युद्ध जो था ये आपका हुआ था 21 अप्रैल 1526 को और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को और ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को और ये हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच में। हल्दी घाटी एक युद्ध है वो हुआ था आपका 1576 ईस्वी में और ये हुआ था आपका मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच में। हल्दी घाटी 1576 में। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो ये आपका है जापान। जापान जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्य अंग है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद किसका अंग है? तो संयुक्त राष्ट्र का अंग है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं जिनमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। इन स्थायी सदस्यों की शॉर्ट ट्रिक क्या है? तो फैब्रिक। क्या है? फैब्रिक। FABRIC। F से फ्रांस, A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, R से रसिया रूस, I जो है वो साइलेंट है और C से चाइना। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो लोकसभा में सदस्यों की अंतिम संख्या जो है वो आपका है 3। ऑप्शन नंबर सी यानी 552। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? तो 552 होते हैं। लोकसभा में अधिकतम 530 सदस्य जो हैं वो निर्वाचन क्षेत्रों से और अधिकतम 20 सदस्य जो हैं वो संघीय प्रदेश से होते हैं। तो 30 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 550। जबकि टोटल सदस्य हैं कितने? 552। ये 2 सदस्य जो थे वो एंग्लो इंडियन से थे जिसको 104वां संविधान संशोधन 2020 के द्वारा इसको जो है वो प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। यानी अब एंग्लो इंडियन का निर्वाचन नहीं होता है लोकसभा में। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। लोकसभा संसद का निम्न सदन है और राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। तो याद रखेंगे कि एंग्लो इंडियन का जो मनोनयन था वो किस संविधान संशोधन द्वारा खत्म हुआ? तो 104वें संविधान संशोधन द्वारा खत्म हुआ और ये कब पारित हुआ था? तो 2020 में पारित हुआ था। तो ये आज आपका सेट नंबर 1 खत्म हुआ। तो ऐसे एनटीपीसी में आपको पता है कि CBT 1 में जीके जीएस के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बट मैंने इसमें मात्र 33 क्वेश्चन कराए हैं।
तो इसका मतलब कि 7 क्वेश्चन जो मैंने नहीं करा है वो आपके करंट अफेयर्स के थे। तो आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स का कितना वेटेज है। तो करंट अफेयर्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। करंट अफेयर्स भी CBT 1 में मेजर रोल प्ले करता है। लगभग करंट अफेयर्स जो है आपका कितना परसेंट हो जा रहा है, तो 70/4, 17 चौके 68, यानी 17.5% जो है आपका करंट अफेयर्स का भी वेटेज है। और हर एक शिफ्ट में आप देखेंगे कि 7 से लेकर 10 क्वेश्चन तक करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं। तो आप लोग करंट अफेयर्स को भी देखते रहिए। मैं करंट अफेयर्स का एग्जाम के टाइम में रिवीजन करवाऊंगा आप लोगों से। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।